हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो है सस्य विज्ञान चल रहा है और सस्य विज्ञान में हमारी फसलें चल रही हैं और फसलों में धान्य फसलें हम देख रहे हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, राइस है, चावल है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, राइस, चावल, जिसे और क्या कहते हो, धान कहते हो। ये हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे, देखेंगे। इस क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बना है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा ना जाता हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके वानस्पतिक नाम की, और इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, ओराइजा, ओराइजा, ओराइजा सैटाइवा। वैसे तो देखा जाए तो धान की जो है 24 स्पीसीज होती हैं। उन 24 स्पीसीज में से 2 स्पीसीज ही कल्टीवेशन है, यानी कि कल्टीवेशन किया जाता है उनका। 2 स्पीसीज की ही बुवाई की जाती है। वो आगे हम चर्चा भी करेंगे इस चीज़ के बारे में कि ओराइजा ग्लेबेरेमा है, ओराइजा सैटाइवा है ना। इन सब की जो है हम ये आगे जो है चर्चा करेंगे कि इसकी जो है 24 स्पीसीज होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इसके कुल की। भाई राइस का जो कुल होता है वो क्या होता है, पोएसी, पोएसी कुल होता है, या हम इसे कहते हैं ग्रेमनी। क्या कहते हैं, पोएसी कुल कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेमनी कुल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गुणसूत्रों की बात करें तो 2n बराबर जो है 24। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है, 2n बराबर 24 होती है। इसके अलावा इसके ओरिजिन की बात करें, यानी कि उत्पत्ति स्थान की बात करें, तो इसका ओरिजिन जो है, उत्पत्ति स्थान क्या होता है, इंडो म्यांमार भाग। एक तो ये है इंडो म्यांमार भाग, एक तो ये रहता है। एक और होता है इसका जो है वो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ये आपको ध्यान रखना है। देखो आपने जब नक्शा देखा, मतलब जब दिशा की बात करते हो, दिशा में इधर क्या आ जाएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है कि नहीं, ये आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर जो है हम किसको रखते हैं, धान को, और यहाँ पर साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया जो है ये किसका है भाई, गेहूँ का है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, कंपेयर करके आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओरिजिन क्या है इसका, साउथ ईस्ट एशिया जो है इसका ओरिजिन है। क्वेश्चन यहीं से आता है मेनली। चलिए आप लिखें, फिर हम देखेंगे इसका जो पुष्पक्रम होता है, जो आगे हम देखेंगे वो पेनिकल कहलाता है। वो हम लिख लेते हैं पुष्पक्रम, पुष्पक्रम, पुष्पक्रम क्या कहलाता है, पेनिकल। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं पेनिकल। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि पेनिकल जो रहता है वो स्पाइकलेट्स का, इसमें जो इन छोटे छोटे जो पार्ट रहते हैं उसका स्पाइकलेट्स का जो है समूह रहता है ना, वो क्या होता है, ये देखो, ये रहा, ये जो है आपका पेनिकल है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये पेनिकल होता है, लिखें आप साथ के साथ। इसके अलावा जो ये दाना है, जो ये दाना है, ये दाना क्या कहलाता है, दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। इसका जो दाना है वो क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस कहलाता है। और धान को स्टेपल फूड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, है ना। यानी कि भारत का मुख्य भोजन कौन सा है, मुख्य भोजन जो है धान होता है, राइस है। तो यहाँ हम कह सकते हैं स्टेपल फूड ऑफ, स्टेपल फूड ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य भोजन। ठीक है, ये आप लिखें। चलिए और आगे देखते हैं। वीडियो पॉज कर लिया आपने, लिखिए भाई, वीडियो पॉज करें और लिखें आप, है ना। चलिए बढ़िया दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया। अब देखिए, अब इसमें हम बात करेंगे कि भाई इसकी जो है प्रोटीन का नाम क्या है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सामान्य जानकारी। अब देखो कम से कम नहीं तो सबसे ज़्यादा हम सामान्य जानकारी की बात करेंगे, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो लाइन टू लाइन बात करेंगे, एक लाइन दूसरी लाइन से लिंक नहीं रहेगी, लेकिन उस लाइन का बहुत बड़ा जो है महत्व रहेगा। जैसे हम बात करें कि भाई धान में जो है प्रोटीन की बात करें कि भाई प्रोटीन कितनी होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है 6 से 7% जो है क्या है, 6 से 7% जो है क्या होती है, प्रोटीन होती है। और इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, ओराइजिन, ओराइजिन नाम है ना। याद रखें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी प्रोटीन का नाम क्या होता है, ओराइजिन नाम होता है। और सबसे कम, ये भी आपको ध्यान रखना है, धान्य फसलों में सबसे कम प्रोटीन, यदि आपसे पूछी जाए कि धान्य फसलों में सबसे कम प्रोटीन जो है किस में रहती है, तो याद रखना है जो है धान में रहती है, धान्य फसलों में इसमें धान में रहती है। फिर इसके अलावा बात करें कि जो ये जो पौधा होता है ये C3 पौधा होता है, C3 प्लांट होता है। धान क्या है, C3 प्लांट है और 100 डे प्लांट होता है, क्योंकि इसको जो है खरीफ में ग्रो किया जाता है, तो इसलिए धान जो रहता है वो 100 डे प्लांट है। C3 प्लांट का मतलब ये है कि भाई C3 साइकिल चलती है प्रकाश संश्लेषण की, और जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, PGA बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक। फिर इसके अलावा और यदि बात करें बेसिक जानकारी में कि भाई जो धान है ना, धान की और बात करें, स्वपरागित फसल होती है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है इसमें देखने को मिलता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण देखने को मिलता है। और इसमें एक विविधता पाई जाती है चेस्मोडेमी अवस्था है ना। तो इस चेस्मोडेमी अवस्था की वजह से धान जो रहती है वो स्वपरागित फसल है। ये चेस्मोडेमी अवस्था क्या है, इसमें चेस्मोडेमी अवस्था का मतलब होता है निषेचन के बाद फूलों का खिलना, निषेचन के बाद फूलों का जो खिलना है वो चेस्मोडेमी, यानी कि फूल तब खिलते हैं जब निषेचन हो चुका है, यानी कि स्वपरागण की जो क्रिया है वो हो चुकी है, तभी जो है ये ऐसा हो रहा है। 100 डे प्लांट हो गया, ये हो गया। इसके अलावा चावल में जो है एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बौनेपन की जीन क्या होती है। जब मैं आगे इसकी वेराइटी पढ़ाऊंगा तो बौनेपन की जीन, एक जीन जिसको नॉर्मन ई बोरलॉग ने जो है यूज करते हुए वेराइटी डेवलप की थी, IR8 को डेवलप किया था, है ना। तो बौनेपन की जो जीन होती है वो डीजीवू जीन होती है, डीजीवू जीन। तो याद रखना है बौनेपन, और इसी जीन का यूज करते हुए आगे जो है वेराइटियाँ जो हैं डेवलप की गई हैं। फिर उसके बाद जो है आ जाइए भाई, ये आप लिखें, बढ़िया चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, बीच बीच में देखना पड़ता है। फिर हम और बात करते हैं इसकी बेसिक जानकारी। जैसे एक क्वेश्चन आता है भाई, चावल का परीक्षण भार, या हम कह सकते हैं यहाँ पर चावल का परीक्षण भार, यानी कि टेस्ट वेट, और ये होता है 25 ग्राम। टेस्ट वेट का मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ, यानी कि 1000 दानों का जो भार होता है वो परीक्षण भार, जैसे इंग्लिश में टेस्ट वेट कहते हैं, वो कितना भाई 25 ग्राम रहता है। इसके अलावा एक और इसमें जो है बासमती चावल रहता है, बासमती चावल का परीक्षण भार, और बासमती चावल का जो परीक्षण भार है वो कितना रहता है, 21 ग्राम रहता है। ये आप लिखेंगे कि बासमती चावल का जो परीक्षण भार है वो 21 ग्राम रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कि भाई चावल में
जर्मिनेशन जो अंकुरण है वो कैसा होता है। चावल में हाइपोजियल अंकुरण देखने को मिलता है। हाइपोजियल अंकुरण है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हाइपोजियल मतलब जो बीज पत्र होते हैं वो जमीन के नीचे रह जाते हैं जर्मिनेशन के बाद, है ना। यदि ऊपर आ जाए बीज पत्र तो एपीजियल होता है, जमीन के नीचे ही रह जाएं तो हाइपोजियल होता है। फिर कई बार जो है, जैसे आप यदि आंखों पर पट्टी लगाएं और आपके जो है चावल पास में लेना है तो चावल की सुगंध देखकर आप पहचान पाते हो कि ये चावल हैं। तो याद रखना है, चावल में खुशबू का कारण, चावल में खुशबू का कारण, चावल में खुशबू का कारण क्या होता है, डाई एसिटाइल वन प्रोपेनिल। डाई एसिटाइल वन प्रोपेनिल, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। लिखें भैया यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, फिर उसके बाद जो है और यदि बात करें तो इसमें जो है ब्राउन मैन्यूरिन, एक क्वेश्चन पूछा गया था सुपरवाइजर में, ब्राउन मैन्यूरिन। मैन्यूरिन मतलब खाद, भूरी खाद। भूरी खाद किससे संबंधित है, तो याद रखना है वो इसी से संबंधित है, भूरी खाद, है ना। बोले सर ये होती क्या है, इसमें क्या है, कोई भी जो फसल है वो हम ले लेते हैं, कोई भी जो फसल रहती है या खरपतवार हो या कोई भी एक फसल ले ली हमने, और धान बोने से पहले हम क्या करते हैं, जो खरपतवार नाशी होते हैं उसका छिड़काव कर देते हैं, जिसमें पैराक्वेट है, डाइक्वेट है, इसका यदि छिड़काव कर देते हैं तो पूरा का पूरा जो फसल होती है वो कैसी हो जाती है, भूरी हो जाती है और ज़मीन में मिल जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्राउन मैन्यूरिन कहते हैं। और ब्राउन मैन्यूरिन जो की जाती है वो चावल में, चावल में मतलब ये है कि जैसे कोई ज़मीन है और ज़मीन पर जो है आपने कोई भी नॉर्मल जो है ब्राउन मैन्यूरिन के लिए फसल लगाते हैं, फसल थोड़ा सा ऐसे 20-25 दिन की जब वृद्धि कर जाती है तो उस पर हम क्या करते हैं, खरपतवार नाशी का छिड़काव कर देते हैं, जो उस फसल को जो है मार देता है और वो धीरे धीरे जो हरापन है वो ब्राउन में आ जाता है, और जिसे हम ब्राउन मैन्यूरिन कहते हैं। और ये किस में की जाती है, चावल में की जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक क्रॉपिंग सिस्टम यूज किया जाता है, पैरा किया जाता है, और एक ओटेरा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई पैरा और ओटेरा किससे संबंधित हैं, ये धान से संबंधित हैं। ये जो पैरा है ये पश्चिमी बंगाल एवं बिहार, पैरा जो है पश्चिमी बंगाल एवं बिहार में यूज की जाती है, और ओटेरा की यदि बात करें तो ओटेरा यूज की जाती है मध्य प्रदेश में, एमपी। ये आपको ध्यान रखना है, ओटेरा जो है एमपी। तो ये भी याद रखना है कि पैरा और ओटेरा जो है किससे संबंधित हैं, धान की फसल से संबंधित हैं। तो ये आप लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए भाई लिखें आप ये, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये उससे पढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये जो हैं, ये जो रहता है ये पेनिकल होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई इसका जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेंस होता है, वो क्या होता है, पेनिकल होता है। और ये देखो इस प्रकार का, ये जो है ये जो संरचना है ये जो रहती है ये पेनिकल होती है। क्लियर है भाई यहाँ तक, ये पेनिकल होती है। क्लियर है, चलिए लिखें, देख लें आप एक बार। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, पेनिकल नहीं और अदर, जैसे चावल का जो खेत होता है वहाँ से कौन सी गैस निकलती है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, यहीं की यहीं, चावल के खेत से, क्योंकि चावल के खेत में जाते हो ना, बहुत ही सड़ी हुई गंध सी आती है, तो वो किस वजह से आती है, चावल के खेत से
दुर्गंध, CH4 मैथेन गैस निकलने से आती है। जब चावल का खेत रहता है ना, वो दुर्गंध सी आती है। कारण यह है कि मैथेन गैस के निकलने से दुर्गंध आती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और भी पॉइंट हैं, जैसे चावल में कई बार जो है भूरापन देखने को मिलता है, वो भी यहीं लिख लो आप, है ना। चावल में भूरापन, कई बार जो है चावल में जो है ब्राउनिंग देखने को मिलती है, चावल में भूरापन जो है देखने को मिलता है। और भूरापन का जो कारण है वो क्या है? FET विषाक्तता के कारण, FET अधिकता के कारण। देखो, FET अधिकता के कारण बोल दो, या विषाक्तता के कारण बोल दो, या इसकी टॉक्सिसिटी है ना। Fe मतलब आयरन, आयरन की टॉक्सिसिटी से क्या होता है? चावल में भूरापन आ जाता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये आप लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, ले FET अधिकता से भूरापन आता है, FET कमी से व्हाइट आई ऑफ जो है, इसमें व्हाइट आई, सफ़ेद आंख रोग होता है। ये भी ध्यान रखना है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई FET कमी से धान में सफ़ेद आंख रोग होता है, सफ़ेद आंख रोग होता है, जिसे हम कहते हैं व्हाइट आई ऑफ राइस, व्हाइट आई ऑफ राइस। क्लियर है भी यहाँ तक? ये भी आप नोट डाउन कर लो, है ना। और भी ये एक और है, वो भी हम लिखेंगे, आइवरी डिजीज है, एटियोची है ना, वो आगे लिख लेंगे। लिख लिया आपने? चलो, अच्छा ये देखो, ये जो है ना, ये फ्लावर है, ये इसके क्या है? फ्लावर। ये चेस्मोडेमी, जब चेस्मोडेमी हो जाती है उसके बाद ये ओपन होते हैं, तो ये फ्लावर की अवस्था होती है। अब यहीं पर जो है कुछ लाइन और लिख लो आप, है ना। यहाँ पर जो है कुछ लाइन और लिख लो। जैसे मैंने आपको बताया था, एक आइवरी रोड, ये आइवरी जो रोड होता है, ये किस वजह से होता है? सल्फर की कमी से, सल्फर की कमी से। और एक होता है अटियोची, मोस्ट फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में। ये H2S की विषाक्तता या अधिकता की वजह से, H2S की टॉक्सिसिटी, H2S की विषाक्तता या टॉक्सिसिटी की वजह से यह होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए लिखें आप। चलिए और आगे देखते हैं। लिख लिया आपने? लिखो भाई अब। एक चीज याद रखें, कभी भी धान जो है ना, धान की जो है पॉलिसिन, यदि राइस आप खा रहे हो तो जो पॉलिसिन किया हुआ जो राइस है उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये भी आप नोट करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नोट करके लिखना चाहें तो क्या लिखें? लगातार पॉलिश्ड राइस खाने से बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। लगातार पॉलिश्ड राइस खाने से क्या होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये आप लिखें। चलिए
लिख लिया आपने। फिर और देख लेते हैं इसके। ये राइस फील्ड है ना, जैसे राइस को जो है उड़ा दिया है और उसके बाद की ये फील्ड है, राइस फील्ड है, आप देख सकते हैं। चलिए, देखो ये रही एटियोची रोड। एटियोची डिजीज जो है इन राइस इज कॉज्ड ड्यू टू H2 टॉक्सिसिटी। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो इसमें इस प्रकार का जो है पौधा हो जाता है ना, इस प्रकार का जो है प्लांट इसमें हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, मैंने बाकायदा इमेज भी लगाई हैं जहाँ ज़रूरी है। अब जैसे ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल है ये, है ना, जो है नेशनल, है ना। यहाँ पर जो है भाई याद रखें, एट आपका है 1946 में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल राइस रिसर्च सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI। ये कहाँ पर है? कई बार पूछ लिया जाता है, कटक उड़ीसा में। ये भी आप नोट डाउन कर लो, कटक उड़ीसा में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। याद रखें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में स्थापना। देखें भाई, और भी इंस्टीट्यूट हैं, वो भी हम देखेंगे। ये आप लिखो आप। फिर उसके बाद आ जाइए, ये देखिए बाकायदा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा इसको विजिट किया गया था। और ये क्या है? IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अंतर्राष्ट्रीय चावल, हिंदी वाले लिख लें, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, मैं इंग्लिश में लिखूंगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? ये मनीला फिलीपींस में था पहले, लेकिन अभी कहाँ पर है? लॉस वेनोस। और लॉस वेनोस भी कहाँ पर है? फिलीपींस में। लॉस वेनोस फिलीपींस, ठीक है। चलिए भाई, फिलीपींस में है, ये आप लिखें भाई। यहाँ पर युद्ध भी चल रहा है ना, चलिए। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसको विजिट भी किया गया था। चलिए आगे बढ़े भाई। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, IRRI साउथ एशिया रीजनल सेंटर, IRRI का जो है साउथ एशिया रीजनल, क्षेत्रीय है ना, रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय केंद्र जो है, और ये कहाँ पर है? वाराणसी। ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना, साउथ एशिया रीजनल सेंटर एट वाराणसी, है ना। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है विजिट भी किया गया था इसको। चलिए भाई, लिख लें आप ये। फिर उसके बाद एक और है IIHR, देखो इंडियन
इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च राइस रिसर्च, ऐसे लिखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। राइस रिसर्च, है ना, ये याद रखना है। अब देखो भारतीय, ये देखो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। इसकी बात करें तो इसका जो है पहले जो नाम था वो क्या था, पहले जो नाम था वो था धान अनुसंधान निदेशालय। पहले नाम धान अनुसंधान निदेशालय, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। क्या नाम था, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च जो है इसका नाम था। ये कहाँ पर स्थित है, ये हैदराबाद में। अच्छा, इससे पहले भी एक नाम था AICRP ऑन राइस, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन राइस, है ना, जिसकी स्थापना की बात करें तो ये 1965 में। लेकिन अब क्या नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। अगर आपसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले कि भाई भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखना है हैदराबाद में है। क्लियर है, यहाँ तक लिखें आप ये, चलिए भाई लिखें। अब बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर भी देखो, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा उत्पादन के बारे में जो है यहीं पर बता देता हूँ थोड़ा सा। उत्पादन कि भाई इसका जो उत्पादन है सर्वाधिक उत्पादन चीन और सेकंड नंबर पर जो है भारत है। ठीक है, भारत में यदि बात करें तो पश्चिमी बंगाल है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और उत्पादन है ना, और उत्पादकता की बात करें कि भाई धान की जो उत्पादकता है, उत्पादकता का मतलब समझिए प्रति हेक्टेयर उपज, प्रति हेक्टेयर उपज। एक हेक्टेयर में उपज किस राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलती है, वो उत्पादकता है। और उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है, पंजाब। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाता था कि भाई उत्पादकता कहाँ है और उत्पादन कहाँ है, अब तो कम पूछे जाते हैं ये। चलिए फिर बात करते हैं, ये लिख लें आप, फिर बात करते हैं हलिन प्रतिशत। ये है आपके हलिन, है ना। हलिन क्या होती है, देखो इस शब्द को समझिए। हलिन क्या होती है, जो ये छिलका सहित जो धान है, इससे जो है एकदम वाइट राइस मतलब छिलका को हटाना, यही क्या होती है, हलिन होती है। मतलब जो धान प्राप्त हुआ है उस धान में से छिलका हटाना ही क्या होती है, हलिन होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं धान ब्राउन राइस से, जिसे हमने क्या कहा है, ये है ब्राउन राइस, और ये क्या है, वाइट राइस हमने बोल दिया है। ऐसे ही उसके लिए बोल दिया कि भाई ठीक है, हाँ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं धान मतलब क्या, ब्राउन राइस से चावल क्या, वाइट राइस। धान से चावल प्राप्त करने की क्रिया, चावल प्राप्त करने की, या हम ये कह सकते हैं हस्ट, जो इसकी जो भूसी है,
हस्क हटाने की क्रिया, हस्क हटाने की क्रिया, ये क्या होती है? हलिन होती है ना। तो सीधी सी बात है, हलिन मतलब हस्क हटाने की क्रिया जो है हलिन होती है। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब इसमें चलो ये हो गई हलिन। अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि हलिन प्रतिशत क्या होती है धान में? तो 66% होती है। एक क्वेश्चन आता है हलिन प्रतिशत, ये होती है 66% या 2/3। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हलिन प्रतिशत का यदि आपको फॉर्मूला भी लिखना है ना, तो फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। क्या है? चावल छिलका सहित, छिलका रहित चावल, चावल मतलब छिलका रहित, ये ध्यान रखें भाई। चावल मतलब बात हो रही है तो छिलका रहित, हम बात कर रहे हैं छिलका रहित की। और जब धान की बात करें तो धान यानी कि छिलका सहित होगा, छिलका सहित होगा। या इसे हम या वाइट राइस भी कहते हैं, वाइट राइस, और इसे ब्राउन राइस, ब्राउन राइस, और इनटू 100 कर दो तो ये क्या आ जाएगी? हलिन प्रतिशत आ जाएगी। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो याद रखना है हलिन प्रतिशत कितनी होती है धान में? 66% होती है। हलिन का मतलब क्या होता है? जो है हस्क को हटाना, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हस्क को हटाना हलिन प्रतिशत होता है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं गोल्डन राइस के बारे में। ये रहा गोल्डन राइस, है ना। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये गोल्डन राइस है। ये जो दिख रहा है ना, ये गोल्डन राइस है, ये आपको ध्यान रखना है ना। गोल्डन राइस मतलब जो है जिसमें विटामिन ए की मात्रा, गोल्डन राइस मतलब सीधी सी बात है विटामिन ए अधिक, जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है वो क्या है? या बीटा कैरोटीन की मात्रा, वो गोल्डन राइस है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है भाई? ये भी हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसके बारे में। लिखेंगे भाई सुनहरा चावल, सुनहरा चावल, इनको पोर्ट्रीटस द्वारा विकसित। इसके अलावा इसमें विटामिन ए या बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। बस इतना याद रखना कि भाई इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? बीटा कैरोटीन या विटामिन ए की। बस अपने को इतना याद रखना है और काम हो जाएगा। सुनहरा चावल की जो है किसने विकसित किया? इनको पोर्ट्रीटस ने विकसित किया था। इसके अलावा जो है सुपर राइस, एक और कॉन्सेप्ट आया था, सुपर राइस, सुपर धान। और ये सुपर धान जो है किसने विकसित किया? जीएस खुसने, है ना। किसने भाई? जीएस खुसने जो है। अच्छा, सुपर राइस मतलब इसमें जो पौष्टिक मान है वो कितना है? 25% से अधिक होता है वो सुपर राइस। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई सुपर राइस का जो है अवधारणा है वो किसने दी थी? तो याद रखना है किसने दी थी भाई? जीएस खुसने दी थी। फिर इसी प्रकार से और अब बात कर लेते हैं किस्मों की। किस्मों में सबसे पहले हम बात करेंगे संकर, यहीं लिख लेते हैं किस्म। और किस्में, एक किस्म जो है बेसिक जानकारी में यहाँ पर हम लिख लेते हैं, किस्मों को एक साथ देखेंगे। अच्छा, किस्मों को नहीं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था।
आप लिखेंगे संटर, संटर धान, संटर धान। ये भाई सब चीन की देन है, चाइना की देन है। युवान लॉन पिन, युवान लॉन पिन द्वारा 1970 में, कब भाई? 1970 में चीन में विकसित। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई पहला जो संकर धान है वो कब विकसित हुआ, संकर धान जो है, तो याद रखें युवान लॉन पिन के द्वारा 1970 में चीन में विकसित किया गया था। इसको विकसित करने के लिए जो है CMS लाइन, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो लाइन है, उसका एक ब्रीडिंग की मेथड है, उसका यूज किया गया था, उपयोग किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, संकर धान। चलिए आप लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें भाई। एक क्वेश्चन और, जब यहाँ पर ये बात आ रही है तो एक क्वेश्चन है जिसको हम आगे भी लिख लेंगे और यहाँ भी लिख लो, इम्पोर्टेंट 30 एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बासमती चावल की प्रथम संकर किस्म है ना, प्रथम संकर किस्म जो है PRH 10। क्लियर है? ये क्वेश्चन अभी सुपरवाइजर में पूछा गया था, तो ये आप लिख लीजिए इसको, फिर आगे और देखेंगे। लिखें भाई। चलिए लिख लिया आपने ना। बाकी तो क्या है भाई, हमारे भारत की यदि बात करें तो भारत की प्रथम संकर चावल जो है 1994 में। अच्छा, यहाँ भारत का भी लिख लो, लिखना चाहें तो, बाद में फिर कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख लें, भारत में प्रथम चावल संकर किस्म ये कब विकसित हुई थी और कौन सी हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जो है MGR फर्स्ट, इसमें जो है MGR फर्स्ट, जिसे CORH फर्स्ट कहते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? और सबसे बड़ी बात कि इसको कब विकसित किया गया था, याद रखना है 1994 में, तमिलनाडु में। भारत की पूछ ले तो ये आपको याद रखना है। चलिए भी लिखें आप, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिया आपने। अब देखो ये फोटो मैंने क्या किस चीज़ के लिए दर्शाया है, ये क्या है? ये चावल है, भाप उपचारित, या हम ये कह सकते हैं ये चावल है परबोलिन, परबॉइलिंग किया हुआ। तो यहाँ पर हम एक शब्द है जिसको हम समझेंगे परबोलिन। परबोलिन कुछ नहीं है, चावल को कुकर में चढ़ाओ, सीटी मारो और उतार लो, ये परबोलिन हो गया। समझ रहे हो? लेकिन परबोलिन चावल में क्या होता है कि जब हम बॉइलिंग करते हैं, परबोलिंग करते हैं, यानी कि चावल को जब भाप से उपचारित करते हैं तो विटामिन ए नष्ट हो जाता है। ये मेन पॉइंट है। चावल को भाप उपचारित करने पर विटामिन, जैसे पोहे खाते हो ना, पोहे,
तो परबोलिन तो टी जाती है, विटामिन ए नष्ट हो जाता है। लेकिन 8 है जो विटामिन इसमें परिरक्षित रहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि विटामिन B12 परिरक्षित रहती है। विटामिन B12 क्या है, परिरक्षित रहती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि परबोलिन में कौन सी विटामिन परिरक्षित रहती है, तो विटामिन B12 जो रहती है वो परिरक्षित रहती है। तो ये भी आप लिखें, आप फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया। अब एक और जो है इसमें हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भाई ड्रम कल्चर तकनीक क्या होती है, ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं देना है। ड्रम कल्चर कुछ नहीं है, बोवाई की एक चावल में जो है नर्सरी लगाने की एक तकनीक है बोवाई की, जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है, इसमें पानी की बचत हो जाती है और समय पर रोपाई हेतु जो है ड्रम कल्चर जो तकनीक है इसका यूज किया जाता है। 35 से 40 kg जो है पर हेक्टेयर हम कह सकते हैं कि इसमें बीज दर रखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है बस। बाकी इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, बस ड्रम कल्चर तकनीक किससे संबंधित है, धान से है और कहाँ से विकसित की गई है, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से विकसित। बस इतना याद रख लेना कि ड्रम कल्चर जो है कहाँ से विकसित की गई है, तो यहाँ कहाँ से विकसित की गई है, यहाँ से विकसित की गई है। अब बात करेंगे, अब धान के वर्गीकरण की बात करेंगे। धान की प्रजातियाँ, धान की कितनी प्रजातियाँ होती हैं, मैंने बताई थी कि धान की जो है 24 होती है और 24 प्रजातियाँ जो हैं धान की जो है 24 प्रजातियाँ होती हैं, जिनमें से याद रखना है 2 की खेती की जाती है, 2 प्रजातियों की क्या की जाती है, खेती की जाती है ना। 24 प्रजातियाँ होती हैं, 2 प्रजातियों की खेती की जाती है। एक तो की जाती है ओराइजा, ग्लेवेरिमा, ओराइजा ग्लेवेरिमा, इसकी खेती की जाती है। दूसरा है ओराइजा सेटाइवा, है ना। ओराइजा सेटाइवा जो है, ये ओराइजा सेटाइवा जो है और ओराइजा ग्लेवेरिमा, इन 2 ही स्पीसीज है जिनकी खेती की जाती है। ओराइजा ग्लेवेरिमा की जो खेती है वो दक्षिण अफ्रीका में की जाती है मेनली, और सबसे ज़्यादा पूरे विश्व स्तर पर जो है बात करें तो ओराइजा सेटाइवा की जाती है, जिसे हमने सामान्य चावल कहा है। सामान्य चावल जो आप खाते हो ना, वो वाला ओराइजा सेटाइवा होता है। विश्व में सर्वाधिक जो खेती है वो ओराइजा सेटाइवा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीएचडी वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप लिखिए भाई। चलिए, लिख लिया आपने। ये भी अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है जो पता होनी चाहिए कि भाई ये जो ओराइजा सेटाइवा है इसकी भी 3 उपजातियाँ होती हैं, 3 उपजातियाँ होती हैं। उपजातियाँ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और जिसमें से मुख्य जो उपजातियाँ हैं वो मैं लिख देता हूँ। एक होती है इसकी ओराइजा सेटाइवा इंडिका, इंडिका होती है ओराइजा सेटाइवा इंडिका। ये जो है भाई भारत में जो ग्रो की जाती है वो ओराइजा सेटाइवा। देखो ओराइजा सेटाइवा तो नाम आएगा ही, इंडिका है ना, इंडिका भी नाम आएगा। एक है जैपोनिका, और जैपोनिका जो है जापान में जो है ये मेनली जो है शीत ऋतु में, शीत जलवायु में जो है ग्रो किया जाता है। एक है जबानिका,
जबानेटा। जबानेटा की बात करें तो जो जबानेटा है ये जो है इंडोनेशिया में इसकी जो खेती है, जो मेनली या सर्वाधिक जो खेती है वो इंडोनेशिया में की जाती है। और ये गिराव के प्रति लॉजिन प्रतिरोधी होती है, ये भी ध्यान रखना है। लॉजिन प्रतिरोधी, लॉजिन का मतलब क्या है पता है तुम्हें? कि भाई जैसे पानी, फील्ड में पानी भरा हुआ है, हवा आ गई तो हवा की वजह से जो है धान की पूरी फसल गिर जाती है, तो इसमें ये गिरती नहीं है। जबानेटा लॉजिन प्रतिरोधी होती है, ये गिरती नहीं है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए लिखें आप ये, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया आपने। फिर हम देखेंगे इसके अलावा जलवायु तो कैसी चाहिए भाई? सीधी सी बात है, चावल जो है खरीफ में बोया जाता है तो इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड जो है क्लाइमेट चाहिए, वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जलवायु हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। क्लियर है? बस इतना लिख लो और ज़्यादा नहीं। हॉट एंड ह्यूमिड भाई खरीफ मौसम में ऐसा ही होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? और ज़्यादा लिखना नहीं है। हाँ एक लिख लो, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम तापमान, इष्टतम तापमान जो है चावल की खेती के लिए कितना चाहिए? 30 से 32 डिग्री सेल्सियस जो है इष्टतम तापमान चाहिए, ये लिख लें आप। फिर इसके अलावा इसकी मृदा से भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मृदा क्या है, ये जो है ना पीएच जो है, मृदा पीएच जो है 4 से 6 होने पर ही, 4 से 6 होने पर भी अच्छी खासी जो है पैदावार जो है कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अम्लीय चावल को, चावल ऐसे लिखें, चावल अम्लीय मृदा में, अम्लीय मृदा में आसानी से वृद्धि कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? तो याद रखना है इसके लिए। अब मृदा भी, इसके लिए उपयुक्त मृदा कौन सी रहती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि इसके लिए जो है काली मृदा उपयुक्त। जो कपास वाली जो रहती है ना, वही काली कपास वाली या काली जो मृदा रहती है वो चावल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। इसके अलावा अम्लीय मृदा भी इसके लिए उपयुक्त रहती है। चाय, चावल और आलू, ये भी ध्यान रखना है आपको, नोट करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चाय, चावल एवं आलू हेतु अम्लीय मृदा उपयुक्त रहती है। चाय, चावल एवं आलू हेतु अम्लीय मृदा उपयुक्त रहती है। क्लियर है? ये आप लिखो, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ये आप लिखें। बेसिक जानकारियाँ भी चल रही हैं, आगे हम देखेंगे कि बुवाई का समय क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि चावल ही चावल से, अकेले चावल से ही 2-3 लेक्चर बन जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है। कोई भी एक भी चीज़ छूटेगी नहीं आपकी चावल से, है ना, धान से एक भी लाइन आपकी छूटेगी नहीं, ये ध्यान रखें। क्लियर है? चलिए आप लिखें, वीडियो पॉज करें और इसे लिखें। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।